हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपका मेहता ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले टेक्सोनोमी, बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी से क्या मतलब है हमारा? टेक्सोनोमी से हमारा मतलब है चीज़ों को अरेंज करना। टेक्सोनोमी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को कलेक्ट करो, उनको एक सिस्टमेटिक वे में, एक तरीके से मतलब जचाना उन सब चीज़ों को, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। दो ग्रीक वर्ड है इसके अंदर जो उनसे मिलके बना हुआ है। एक है टैक्सिस, सबसे पहला वर्ड है टैक्सिस, दूसरा है नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब होता है लॉज। यानी कि हम टेक्सोनोमी में उन वर्ड्स की उन लॉज की स्टडी करते हैं जो अरेंजमेंट में काम में आ रहे होते हैं। जी, जो भी लॉज हमें अरेंजमेंट में काम में आएंगे उन सब की स्टडीज को हम बोल देंगे टेक्सोनोमी। क्योंकि हम बायोलॉजी में टेक्सोनोमी को पढ़ रहे हैं तो हम हर एक चीज को इंक्लूड ना करके इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं ओनली लिविंग थिंग्स को, लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स। इन सब चीज़ों को एक जमा करके इनके प्रॉपर नाम दे करके, इनका नोमेनक्लेचर करके और इनको टेक्सा में, प्रॉपर टेक्सा में इनको सारे को अरेंज करना, ये सब जो प्रोसेस है ये किसके अंदर आता है? टेक्सोनोमी के अंदर आता है। ठीक है, अब टेक्सोनोमी जो वर्ड है वो सबसे पहले दिया किसने था? तो टेक्सोनोमी वर्ड का जो सबसे पहले यूज किया था वो साइंटिस्ट का नाम था एपी डी कैंडोले। एपी डी कैंडोले, या फिर हम इसको एक पूरा नाम जो है वो इनका है ऑगस्टीन पायरेमस डी कैंडोले। ठीक है, जो कि 1813 में इन्होंने अपनी एक बुक एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे प्लांट जो बॉटनी है उस चीज़ के, मतलब पादप विज्ञान के, इसलिए इन्होंने एक बुक छापी थी जिसके अंदर इन्होंने जो वर्ड है टेक्सोनोमी, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए यूज में लिया था। ठीक है, इसके बाद ना एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था सिम्पसन, एपी डी कैंडोले ने तो क्या किया, टेक्सोनोमी वर्ड का यूज लिया और फिर इन्होंने कहा था, एपी डी कैंडोले ने कहा था कि जो टेक्सोनोमी है ये ओनली थ्योरी, जो भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थ्योरी है उसकी स्टडी है। ओनली क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है उनकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी, अकॉर्डिंग टू एपी डी कैंडोले। बट सिम्पसन ने कहा कि नहीं, ओनली थ्योरी तो नहीं हो सकती, थ्योरी नहीं है ओनली, इसको ना प्रैक्टिस भी है। टेक्सोनोमी क्या है? एक प्रैक्टिस भी है, ओनली थ्योरी नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, तो जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को हमने पहले क्या किया, जैसे एक नई मछली मिली हमें, ठीक है, उस मछली को हमने पहले उसके कैरेक्टर्स को स्टडी किया कि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर क्या है, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या क्या है, फिर उस हिसाब से उसको नेमिंग करना उसकी, फिर नेमिंग करने के बाद में उसको टेक्सा में अरेंज करना कि इसके जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स कौन से वाले टेक्सा से रिलेट कर रहे हैं, उस टेक्सा से रिलेट करने के आधार पर उसको उस टेक्सा में रखना। ये सारी चीज़ें जो है ये टेक्सोनोमी में आती है। तो ये ओनली थ्योरी की स्टडी थोड़ी हुई, ये तो पूरे के पूरे प्रैक्टिस हो गई एक तरह से, कि हम पूरे प्रैक्टिस के साथ काम कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसने तो कहा ओनली थ्योरी है और इसने क्या कहा कि थ्योरी तो है ही है प्लस प्रैक्टिस भी है। ठीक है, इसी तरह से एक और साइंटिस्ट आए क्रिस्टोफरसन, जिन्होंने कहा कि टेक्सोनोमी, इन्होंने भी कहा सिम्पसन की तरह कि जैसे कि टेक्सोनोमी जो है वो ओनली थ्योरी के साथ साथ क्या क्या है और क्या है, प्रैक्टिस भी है। पर प्रैक्टिस किस चीज़ की है इन्होंने वो भी बताया कि प्रैक्टिस नेमिंग कोमा क्लासिफिकेशन, कि किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कैसे करेंगे, उसके लिए जनरल कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा, फिर बाद में उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए नेमिंग और क्लासिफिकेशन, इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी है। ये किसने कहा? क्रिस्टोफरसन ने कहा, प्रोसेस ऑफ टेक्सोनोमी। इसके बाद हम बात करते हैं कि टेक्सोनोमी में कुछ प्रोसेस होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है हमें, प्रॉपर स्टेप्स होंगी
जिनको हम फॉलो करते हुए टेक्सोनॉमी को आगे स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी की जो प्रोसेस है उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स कौन कौन से हो गए हमारे? दो पार्ट्स हो गए हमारे, जैसे पहला पार्ट हो गया क्लासिफिकेशन, दूसरा पार्ट हो गया नोमेनक्लेचर। पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लिया तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि कैसे क्या इसके कैरेक्टर्स वगैरह, उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, फिर उसका नोमेनक्लेचर करना है कि इसका नाम हम क्या रख सकते हैं। जैसे कि मैंगो का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, आम जो है मैंगो, उसको हम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो इसका जो नाम दिया गया वो कैसे दिया गया कि इसका जो स्पीसीज़ है वो तो कहाँ की है, इंडिया की है, इस हिसाब से इंडिका। ठीक है, और जो जीनस है वो उसके जो कैरेक्टर्स है वो रिलेट कर रहे थे किससे, मैंजीफेरा से, इसलिए उसको कहाँ रख दिया, मैंजीफेरा में रख दिया, और स्पीसीज डाल दी उसकी क्या, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई प्रोसेस ऑफ बायोटेक्सोनॉमी। इसके बाद ना टेक्सोनॉमी के कुछ लेवल्स होते हैं। टेक्सोनॉमी के कुछ लेवल्स होते हैं। टेक्सोनॉमी को ना लेवल्स में डिवाइड किया गया है कि किस हिसाब से कौन सा लेवल किस चीज़ से डील कर रहा है, उस हिसाब से टेक्सोनॉमी को कुछ लेवल्स में डिवाइड किया गया है। वो लेवल्स के नाम है, जैसे पहला लेवल, पहले बात लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, पहला जो लेवल है वो है अल्फा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी जो है वो डील करता है ओनली नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर, एंड क्लासिफिकेशन। देन सेकंड जो है बीटा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी वो वाला लेवल जो इसके क्लासिफिकेशन के बाद इसको टेक्सा में अरेंज करने के मैटर को डील करता है। ठीक है, वो वाला लेवल जो डील करता है किसके साथ, अरेंजमेंट इन टेक्सा। ठीक है, अब हमने दो काम कर लिए, पहला नोमेनक्लेचर कर लिया, दूसरा क्लासिफिकेशन कर लिया। इसके बाद अब तीसरा क्या कर लिया हमने, उसको टेक्सा में अरेंज भी कर लिया। अब तीसरा लेवल क्या डील कर सकता है, तो तीसरा लेवल डील करता है कि जैसे दो स्पीसीज थी, ठीक है, उन दो स्पीसीज के बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करें हम, क्योंकि हमें ना टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशन भी सेट करना होता है। जैसे सबसे पहले क्या आए, प्रोटोजोआ आए, फिर बाद में क्या आए, प्रोटिस्टा आए, उसके बाद क्या आए, एनिमल्स आए। एनिमल्स में भी कौन से वाले, एनिमल्स में सबसे पहले आए थे पोरीफेरा, फिर आए सिलेंट्रेटा, उसके बाद आए टीनोफोरा। ये सारे के सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म चलते गए। तो पहले प्रोटोजोआ जो थे, जो कि प्रोटिस्टा का पार्ट है, उन्होंने अरेंज होकर के एक जगह इकट्ठा होकर के किसका निर्माण किया, पोरीफेरा संघ के जो स्पॉन्जेस है उनका फॉर्मेशन किया। फिर वो स्पॉन्जेस ने धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया, तो आगे एनिमल्स का फॉर्मेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा बन गए, सिलेंट्रेटा से फिर टीनोफोरा बन गए, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज बन गए, फिर एस्केल्मिन्थीज बन गए, एनेलिडा वगैरह वगैरह आगे चलते गए। ठीक है, तो ऐसे हमें इवोल्यूशनरी इनका जो रिलेशनशिप है उसको भी हमें इस्टेब्लिश करना होता है। इसीलिए हम ना इसका जो तीसरा लेवल है उसको पढ़ते हैं। तीसरा लेवल क्या कर रहा है, तीसरे लेवल का नाम है हमारा गामा टेक्सोनॉमी। जो कि
किसके साथ में डील करता है? ये डील करता है इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप से डील करता है कौन? गामा टेक्सोनोमी या तीसरा लेवल ऑफ टेक्सोनोमी। इसके बाद ना अर्नेस्ट मेयर और एस लोक, दो एक साइंटिस्ट हुए जो 1991 में, कौन कौन से साइंटिस्ट? एक तो अर्नेस्ट मेयर और दूसरा एस लोक, दोनों के दोनों साइंटिस्ट 1991 में इन्होंने ना टेक्सोनोमी को दो डिविजन्स में डिवाइड किया, एक माइक्रो टेक्सोनोमी, दूसरा मैक्रो टेक्सोनोमी। माइक्रो टेक्सोनोमी वो वाला लेवल जो ओनली डील करता है प्रिंसिपल्स ऑफ, माइक्रो टेक्सोनोमी वो वाला लेवल जो डील करता है ओनली प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड होती है अदर स्पीसीज से, कोई भी स्पीसीज है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब प्रॉब्लम से डील करने वाला लेवल हमारा कौन सा वाला होता है? माइक्रो टेक्सोनोमी। ठीक है, उसके बाद ना दूसरा जो लेवल है इनके अनुसार वो होता है मैक्रो टेक्सोनोमी, जो डील करता है प्रिंसिपल्स ऑफ हायर टेक्सा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और साथ के साथ में जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ हायर टेक्सा से डील करने का काम करता है। हायर टेक्सा कौन से वाले? जो भी जीनस से ऑर्डर से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जीनस से जितने भी ऊपर की तरफ सारे के सारे टेक्सा आ रहे हैं, उन सारे के सारे टेक्सा से डील करने का, उनसे उनकी प्रॉब्लम से डील करने का जो काम करता है वो कौन है? मैक्रो टेक्सोनोमी। दो लेवल हो गए। दो लेवल हो गए हमारे। किसने बताया? अर्नेस्ट मेयर एंड अर्नेस्ट मेयर एंड एस्लोक। ने 1991 में कहा कि जो टेक्सोनोमी है उस दो लेवल में बांट सकते हैं। टेक्सोनोमी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट माइक्रो टेक्सोनोमी और सेकंड जो है अपना वो है मैक्रो टेक्सोनोमी। माइक्रो टेक्सोनोमी एंड मैक्रो टेक्सोनोमी। माइक्रो टेक्सोनोमी जो माइक्रो थिंग्स से डील करेगा वो तो कौन सी वाली टेक्सोनोमी हो गई हमारी? माइक्रो टेक्सोनोमी, जो भी माइक्रो लेवल पे डील करेगी। माइक्रो लेवल जितने भी टेक्सा है ना उनमें सबसे छोटा वाला जो लेवल है उसको बोलते हैं हम स्पीसीज लेवल। तो स्पीसीज लेवल तक जो भी टेक्सोनोमी की ब्रांच डील करेगी उसको हम बोल देंगे माइक्रो टेक्सोनोमी। डील with the problem related to problems related to स्पीसीज लेवल तक जो रिलेट करने वाली प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम से डील करने का जो काम करेगी वो तो हो गई माइक्रो टेक्सोनोमी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी वाली मैक्रो टेक्सोनोमी।
मैक्रो टेक्सोनोमी मतलब जो बड़े लेवल की चीज़ों से डील करेगी, जो छोटे लेवल की नहीं, छोटे लेवल से तो डील करने वाली कौन हो गई, माइक्रो टेक्सोनोमी। मैक्रो टेक्सोनोमी जो बड़े लेवल की चीज़ों से डील करेगी उसको हम बोल देंगे मैक्रो टेक्सोनोमी। तो बड़ा लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, स्पीसीज से जस्ट ऊपर वाला लेवल। स्पीसीज से जस्ट ऊपर वाला लेवल कौन सा होता है, जीनस। तो जीनस से अपर देन जीनस से रिलेटेड, एक मिनट, प्रॉब्लम्स related to higher taxa, like कौन से वाले, like genus and upper than genus and upper, जो भी जीनस और इससे ऊपर वाले जितने भी लेवल आ रहे हैं उन सब से डील करने वाली जो भी टेक्सोनोमी की ब्रांच है उसको हम बोलते हैं मैक्रो टेक्सोनोमी। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जो हमने पढ़ा आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा है कि बायोसिस्टमेटिक्स या टेक्सोनोमी किसको कहते हैं हम, बायोसिस्टमेटिक्स या टेक्सोनोमी हम कहते हैं उस ब्रांच को जो अरेंजमेंट से रिलेटेड होती है, जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब को उनके कैरेक्टर्स, उनके जो भी जनरल कैरेक्टर्स है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको टेक्सास में अरेंज करने का जो काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी को हमने जान लिया। उसके बाद टेक्सोनोमी कौन कौन से दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, तो टेक्सोनोमी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है, एक है टेक्सिस, दूसरा है नोमोस। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉज। अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी का वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो टेक्सोनोमी वर्ड का सबसे पहले यूज किया था एपी डी कैंडोले ने, ऑगस्टीन पायरेमस डी कैंडोले ने 1813 में इन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्री स्टडी ऑफ बॉटनी या एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी, जिसके अंदर इन्होंने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया था, जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनोमी। ठीक है, इस टेक्सोनोमी को इन्होंने कहा था कि ये ओनली थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन का ओनली थ्योरेटिकली रीड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बोल रहा था ये। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा, सिम्पसन, जिनका नाम था सिम्पसन, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता कि ओनली थ्योरेटिकली आप कैसे पढ़ सकते हो किसी भी चीज़ को, उसका प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासीफाई करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इतने सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि हम उसको पहले खोज रहे हैं, पहले तो फील्ड वर्क हो गया, फील्ड वर्क के बाद उसका जो जनरल कैरेक्टर्स है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, इन सब को हमने स्टडी किया है, प्रॉपर स्टडी किया है। फिर उसको स्टडी करने के बाद हमने अदर टेक्सास से रिलेट किया, रिलेट करने के बाद हमें पता पड़ा कि इसका जो पोजीशन होगी, इसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, कौन से वाले टेक्सा में इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसको टेक्सा में प्लेस किया ना, तो ये तो क्या हो गई, एक तरह से प्रैक्टिस हुई ना। तो इसने क्या कहा कि ये थ्योरी नहीं है ओनली, ये क्या है, साथ के साथ में प्रैक्टिस भी है। ठीक है, तो ये तो इसने तो बस इतना ही कहा कि थ्योरी है और साथ के साथ में क्या है, प्रैक्टिस, थ्योरी है और प्रैक्टिस है। ठीक है, उसके बाद
एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्रिस्टोफरसन 1995 में, और इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन जो है, जो टेक्सोनोमी जो है वो क्लासिफिकेशन तो है ही है, नेमिंग भी है ही है, इन सब की थ्योरेटिकल स्टडी तो है ही है, साथ के साथ में ये प्रैक्टिस भी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस? किस चीज़ की? तो नेमिंग और क्लासिफिकेशन, कि उस ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, उसकी कैसे नेमिंग कर रहे हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ के साथ में। तो ठीक है, क्या है ये क्रिस्टोफरसन के अनुसार कि ये नेमिंग और क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस भी है प्रॉपर, जिसमें हम प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म को प्रैक्टिस करते हुए क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ टेक्सोनोमी, कि टेक्सोनोमी में कुछ प्रोसेस भी तो होती होगी, ऐसे तो नहीं चल रहा है कोई भी चीज़, ऐसे तो कोई चीज़ चलती नहीं होगी ना, बिना प्रोसेस के तो कोई चलेगी नहीं। बहुत सारे स्टेप्स होते होंगे, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए हम लोग चल रहे होते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनोमी में प्रोसेस जो है, उन प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक तो क्लासिफिकेशन, दूसरा नेमिंग। पहले किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, किसी भी चीज़ का नाम रखने के लिए पहले उसके कैरेक्टर्स का तो पता होना चाहिए ना। जैसे कि जन्म के टाइम पर किसी बच्चे का नाम रखने से पहले भी उसकी कुंडली देखी जाती है। उसकी कुंडली देखते हैं, कुंडली में क्या देख रहे होते हैं कि उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, उस कैरेक्टर्स के हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पहले उसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। मतलब क्लासिफिकेशन से मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऑर्गेनिज्म को ढूंढना और उसके बाद में उसको पहले तो प्रॉपर आइडेंटिफाई करना कि ये ऑर्गेनिज्म है क्या। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? उसके लक्षण, उसके कैरेक्टर्स की स्टडी करनी होगी। कैरेक्टर्स कौन से हो गए? जैसे मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। जेनेटिकल, आजकल नए कैरेक्टर्स को भी ऐड कर दिया, जैसे साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स और दूसरा जेनेटिकल कैरेक्टर्स। वो सारे के सारे भी हमें स्टडी करने होते हैं आजकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में उसका जब हमें पता पड़ गया कि इसके कैरेक्टर्स ये हैं, ये इस टेक्सा से रिलेट कर रहा है, ठीक है, इस जीनस से रिलेट कर रहा है, तो फिर उसका क्या करते हैं हम? नोमेनक्लेचर की भी अलग अलग स्टेप्स होती है, अलग अलग रूल्स दिए गए हैं, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह वगैरह। वो सारे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये देखते हैं कि दो प्रोसेस हो गई, एक क्लासिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर। उसके बाद लेवल ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में लेवल्स की बात करते हैं कि टेक्सोनोमी के लेवल्स कितने होते हैं, क्योंकि लेवल्स में बांटना ज़रूरी है। टेक्सोनोमी को लेवल्स में नहीं बांटेंगे तो क्या पूरी प्रोसेस एक साथ ही थोड़ी हो जाएगी। इसको समझने के लिए ना 3 लेवल्स में बांट दिया। एक अल्फा टेक्सोनोमी, दूसरा बीटा टेक्सोनोमी और तीसरा गामा टेक्सोनोमी। अल्फा टेक्सोनोमी वो वाली टेक्सोनोमी जो डील कर रही होती है ओनली क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के साथ। किसी भी चीज़ का पहले क्या करेंगे हम? आइडेंटिफिकेशन, फिर बाद में उसका क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासीफाई करना और उसके बाद में उसका क्या करना? नोमेनक्लेचर करना। ये वाली जो काम है, ये वाले जो सारे काम हैं, इनके साथ टेक्सोनोमी की एक लेवल, टेक्सोनोमी का एक लेवल है, वो डील करता है, उसको बोलते हैं अपन अल्फा टेक्सोनोमी। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा सेकंड वन, जिसको बोलते हैं अपन बीटा टेक्सोनोमी। बीटा टेक्सोनोमी जो है, जब हम 2 काम कर चुके, एक ऑर्गेनिज्म को पहले हम क्लासीफाई कर चुके, क्लासीफाई करने के बाद हमने उसको नोमेनक्लेचर कर दिया। उसका नोमेनक्लेचर करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? तो उसको हम अब टेक्सा में अरेंज करने का काम करेंगे कि कौन से वाले टेक्सा से वो रिलेट कर रहा है, उस टेक्सा में उसको रखना। ये सारी चीज़ें क्या करेगी? इन सारी चीज़ों से डील करने का जो काम करेगी, उसको हम बोलेंगे बीटा टेक्सोनोमी। बीटा टेक्सोनोमी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो कि है गामा टेक्सोनोमी। गामा टेक्सोनोमी क्या कर रही होती है? ये ना स्पीसीज के इंटर रिलेशन को स्टडी करवाने का काम करती है। जैसे हमने टेक्सा में तो रख दिया, एक स्पीसीज में तो उसको रख दिया, ठीक है। उसके बाद में हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि ये हमने सही भी रखा या नहीं, कहीं पे गलत तो नहीं रख दिया। इसके लिए क्या करें? तो आसपास की जो भी स्पीसीज है उससे ऊपर वाली स्पीसीज, उससे नीचे वाली स्पीसीज, उन ऊपर वाले और नीचे वाली स्पीसीज से उसका रिलेशन बैठाओ। रिलेशन बैठाने पे पता पड़े कि हाँ दोनों का रिलेशन बहुत ठीक ठीक जा रहा है, ऊपर वाली से भी रिलेट कर रही है और नीचे वाली से भी रिलेट कर रही है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर हमने क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक किया है, अब इसको पब्लिश करा दो, ठीक है। तो जो थर्ड वन गामा टेक्सोनोमी है वो किससे डील करती है?
वो डील कर रही होती है हमारे इंटर स्पेसिफिक रिलेशन से, स्पीसीज के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, जो कि स्पीसीज के बीच में जो भी रिलेशन पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, ठीक है। उसके साथ डील करने वाली टेक्सोनॉमी को बोल देंगे हम गामा टेक्सोनॉमी। उसके बाद अर्नेस्ट मेयर और एस्लोक, दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1991 में कहा कि टेक्सोनोमी को ना अलग तरीके से बांटने की ज़रूरत है, अलग तरीके से इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने दो अलग तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक वो वाली टेक्सोनोमी जो माइक्रो लेवल पर प्रॉब्लम से डील कर रही होती है, उसको तो बोलते हैं अपन माइक्रो टेक्सोनोमी। जो मैक्रो लेवल पर प्रॉब्लम से डील कर रही होती है उसको बोलते हैं अपन मैक्रो टेक्सोनोमी। माइक्रो टेक्सोनोमी जो माइक्रो लेवल पे डील करेगी, जैसे कि स्पीसीज, सब स्पीसीज, ये लेवल पे, ठीक है। उसके मतलब हमें कैरेक्टर्स भी जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। नॉर्मल कैरेक्टर कैसे, जैसे कि जो स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं वो आपस में मैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो आपस में मैट कर सके और एक वायबल गैमीट, वायबल जाइगोट को बना सके, जो कि खुद भी जाइगोट खुद भी अपनी स्पीसीज पैदा करने लायक होना चाहिए, आगे अपने प्रोजेनी पैदा करने लायक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको स्पीसीज नहीं बोलेंगे। जैसे कि जो गधा और घोड़ा, हॉर्स एंड जो डंकी है, उसके मैटिंग से एक खच्चर पैदा हुआ था, ठीक है। वो क्या वायबल गैमीट पैदा कर रहा है क्या? नहीं नहीं, वायबल गैमीट पैदा नहीं कर रहा। वो है तो सही, जन्मा तो सही, पर क्या उसने अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाई क्या? नहीं बढ़ाई, नहीं बढ़ाई। तो इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, स्पीसीज में दोनों को, जो गधा और घोड़ा है उन दोनों को एक स्पीसीज में नहीं रखा, उनको दो अलग अलग स्पीसीज में रखा है। क्योंकि वो दोनों जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक मतलब स्टेराइल प्रोजेनी पैदा करते हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें स्टेराइल प्रोजेनी नहीं चाहिए, हमें ऐसी प्रोजेनी चाहिए जो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा सके, उसका आगे अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके, मतलब अपने फेट को, अपने गेमेट्स को, अपने जीन्स को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो ऐसी वाली स्पीसीज हमें चाहिए थी, वो नहीं दे रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्पीसीज में नहीं रखेंगे, फिर उसको कहाँ रखेंगे, अलग अलग स्पीसीज में रखेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। माइक्रो टेक्सोनोमी, मैक्रो टेक्सोनोमी। मैक्रो टेक्सोनोमी वो वाली टेक्सोनोमी जो डील करती है किसके साथ, मैक्रो लेवल पर जो भी स्पीसीज से ऊपर वाले टेक्साज हैं, उन टेक्सा के ऊपर वाले प्रॉब्लम से डील करने के लिए, जैसे कि जीनस, ठीक है। जीनस के बाद ऑर्डर, फैमिली, वो सारी चीज़ें, जो भी फाइलम है, उन सब से डील करने का काम कौन करेगी, मैक्रो टेक्सोनोमी। क्योंकि माइक्रो टेक्सोनोमी तो किससे डील कर रही है, ओनली स्पीसीज के साथ और स्पीसीज से नीचे आने वाले टेक्सा के साथ में, बाकी जो मैक्रो लेवल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैक्रो टेक्सोनोमी जो है उसको ना मेयर और एस्लोक जो 1991 में आए थे, इन साइंटिस्ट ने इसको 3 क्लासेस या 3 स्कूल्स बोल सकते हैं, इसको 3 स्कूल्स में डिवाइड किया है। 3 स्कूल्स कौन कौन सी, पहला, सबसे पहला जिसका नाम था फेनेटिक्स, फेनेटिक्स, ठीक है। और दूसरा क्लैडिस्टिक्स, तीसरा इवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी। जो सबसे फर्स्ट है फेनेटिक्स। फेनेटिक्स का मतलब है यहाँ पर जिस ऑर्गेनिजम्स को उनके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, जो भी उसके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पर उनको ऑर्डर करना, उनका ऑर्डर में अरेंज करना उनको, ठीक है, वो हम इंक्लूड करते हैं फेनेटिक्स के अंदर। इसको ना इवोल्यूशन से कोई भी रिलेशन नहीं होता इसका, और इवोल्यूशन से कोई भी रिलेशन नहीं है, कॉमन एंसेस्ट्री के बेस पर इसको बांटते हैं, ठीक है। फेनेटिक्स जो है वो फाइलोजेनेटिक या फाइलेटिक लीनिएज बनाने में हमारी हेल्प कर रही होती है। क्या कर रही होती है, फाइलोजेनेटिक या फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है, जैसे एक फाइलम है, कोई भी फाइलम है, जैसे फाइलम जो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स है, जैसे कि फाइलम एनेलिडा,
फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो इन सब का आपस में रिलेशन क्या है, इनको एक फाइलेटिक लीनिएज, एक लाइन में अरेंज करना, फाइलम्स की एक लाइन में अरेंज करना, इसको इसमें जो हेल्प कर रहा होता है उसको बोलते हैं फेनेटिक्स, ठीक है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहा होता है। फाइनेटिक जो लीनिएज होता है, सॉरी फेनेटिक्स जो होता है ये प्रिमिटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे पेलियोमॉर्फोलॉजिकल या पेलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनके ऊपर रिलाई नहीं करता, उनके ऊपर बेस्ड नहीं है। तो फिर किसके ऊपर बेस्ड है? ये ओवरऑल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। जो भी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवरऑल कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में फाइल क्या क्या हो गया इसका कि ये क्या कर रहा होता है, जो फाइलेटिक लीनिएज है ये सॉरी फेनेटिक्स जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करती है, क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी एक ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, ये फेनेटिक्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ये फेनेटिक्स और क्या कर रही होती है? हेल्प करती है, हेल्प टू ड्रॉ फाइलेटिक लीनिएज फाइलेटिक लीनिएज ड्रॉ करने में, फाइलेटिक लीनिएज किसको बोलते हैं? एक तरह से इस मान लो रिलेशनशिप, बिटवीन टेक्सास, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सा, ये काम करने में हेल्प कर रही होती है। इसके साथ साथ में ये क्या करती है? ये क्लासीफाई करती है ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड similarities and dissimilarities। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, ये किसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है? किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? फेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये क्या करती है? ये रिलाई नहीं करती है प्रिमिटिव जो कैरेक्टर्स हैं या डेराइव्ड एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं, डू नॉट रिलाई on primitive कैरेक्टर्स, या इसको क्या बोलते हैं? प्लेसियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स भी बोलते हैं इनको। इसको हटा देते हैं। प्लेसियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स या एंड दूसरा जो एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स होते हैं या जिनको डेराइव्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं, एंड एपोमॉर्फिक
इनके ऊपर ये क्या नहीं करती, रिलाई नहीं करती है। एपोमॉर्फिक कैरेक्टर एंड प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, जो कि हम क्या बोल रहे हैं, डेराइव्ड कैरेक्टर्स। डेराइव्ड कैरेक्टर्स, इनके ऊपर ये रिलाई नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो स्कूल है जिसको अपन बोलते हैं क्लैडिस्टिक या फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स, या तो इसको क्या बोलते हैं, या तो क्लैडिस्टिक्स, दूसरा नाम फाइलोजेनेटिक। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका नाम क्लैडिस्टिक्स कैसे पड़ा। तो इसको ना सबसे पहले जो क्लैडिस्टिक्स नाम है वो दिया था साइन, CIAN, साइन एंड हैरिसन, साइन एंड हैरिसन। साइन एंड हैरिसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको नाम दिया था क्या, क्लैडिस्टिक्स। साइन एंड हैरिसन जिन्होंने इसको नाम दिया क्या, क्लैडिस्टिक्स। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता है, इससे पहले इसको नाम दिया गया था क्लैड, जो कि नाम दिया गया था जूलियन हक्सले द्वारा। हक्सले कॉल्ड इट क्लैड। उसके बाद इन्होंने, साइन और हैरिसन ने इसको नाम दे दिया था क्या बोलते हैं, क्लैडिस्टिक्स, ठीक है। इसे हक्सले इसको बोलता था क्लैड, और साइन और हैरिसन ने इसको कह दिया क्लैडिस्टिक्स, ठीक है। ये क्लैडिस्टिक्स करती क्या है, तो ये एंसेस्ट्री या डिसेंडेंट या जिसको बोलते हैं अपन ओरिजिन, ये दिखाती है कि एक कॉमन ओरिजिन शो कर रही होती है। सारी की सारी स्पीसीज जो है वो एक मोनोफाइलेटिक लीनिएज या कॉमन ओरिजिन शो कर रही होती है, ठीक है। ये बताती है कि ऑर्गेनिजम्स जो है उनको अपन रैंक कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर न्यूनेस फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्री। एक कॉमन एंसेस्टर से कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है निकल करके आ रहा है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहे हैं, उनके अंदर क्या न्यूनेस आई है, उसके बेसिस पर इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेप्टिलिया की बात करते हैं। रेप्टिलिया जो ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब रेप्टिलिया जो क्लास है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे के सारे दो क्लास में डिवाइड हुए हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म थे वो, उनके अंदर पंख इवॉल्व हो गए, जो फोर लिम्स हैं वो पंखों में डेवलप हो गए, तो वो बन गए बर्ड्स। एंड जिनमें फोर लिम्स डेवलप नहीं हुए और जो चार पैरों पे चलते थे वो बन गए सारे टेट्रापोडा, जैसे एम्फीबियन, सॉरी मैमल्स बन गए। टेट्रापोडा में भी मैमल्स बन गए। ये जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे क्या है, टेट्रापोडा की क्लास है, ठीक है। तो टेट्रापोडा में मैमल्स बन गए। रेप्टाइल्स से दो क्लास इवॉल्व हुई, कौन कौन सी, एक बर्ड्स और दूसरा मैमल्स। मैमल्स वो बन गए जो मतलब चल फिर सकते थे ओनली, उड़ नहीं सकते थे, और जिन्होंने अपने अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर ली, और जो उड़ सकते थे, जिनके जो फोर लिम्स हैं वो पंखों में इवॉल्व हो गए, वो क्या बन गए, बर्ड्स बन गए, ठीक है। तो ऐसे एक स्पीसीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आए, दो डिफरेंट स्पीसीज कैसे बनी, उन दो डिफरेंट स्पीसीज के बनने को जो समझा रहा है, जो इसके बनने की बात करता है, वो कौन है, क्लैडिस्टिक्स, फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है, जैसे ये जो सॉरी पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। रैंक्ड और क्लासिफाई organisms on their common to their residency,
टू देयर न्यूनेस, या इसको अपन एक वर्ड और बोलते हैं, जो नया साइंटिफिक वर्ड है एक तरह से, जिसको अपन बोलते हैं रेसेंसी। रेसेंसी या न्यूनेस, ठीक है, ये रेसेंसी या न्यूनेस ऑफ कॉमन एंसेस्टर या कॉमन डिसेंड। कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व होने के बाद भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या न्यूनेस है, क्या नया कैरेक्टर आ रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए जो क्लैडिस्टिक्स हैं वो मतलब स्टडी करते हैं। क्लैडिस्टिक्स के अंतर्गत इसकी नई स्कूल आ रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी स्टेट्स, जो ये कैटेगरीज हैं ये डिपेंड करती है ऑन द पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग पॉइंट ऑफ फाइलेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री जो है, जैसे कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री हम बना लेते हैं, ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे एक बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद फंजाई, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन एनिमल्स, यहाँ पे प्लांट्स आ गए, यहाँ पे और ऑर्गेनिज्म आ गए, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म डाल लेते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स कोई डाल लो, ठीक है। ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं इन सब के ब्रांचिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये ब्रांचिंग पॉइंट कहाँ पर है। ये वाला जो ब्रांचिंग पॉइंट है, जैसे एक ब्रांचिंग पॉइंट, ये दूसरा ब्रांचिंग पॉइंट, ये तीसरा ब्रांचिंग पॉइंट, ये चौथा और ये पांचवा। फाइलोजेनेटिक ट्री के ब्रांचिंग पॉइंट पर वो जो जिस स्पीसीज की अपन स्टडी कर रहे हैं उसकी स्पीसीज की पोजीशन क्या है, उस फाइलम की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैटेगरी जो है उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। जो भी कैटेगरी हम डिवाइड कर रहे हैं उसको किसके बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं, उसके ब्रांचिंग पॉइंट के बेसिस पर। कहाँ पर? फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर, ठीक है, समझ गए होंगे। कैटेगरी, जो इसकी कैटेगरी है वो डिपेंड करेगी कैटेगरिकल स्टेट्स, कैटेगरिकल स्टेटस की बात करते हैं अपन, कैटेगरी नहीं, कैटेगरिकल स्टेटस। स्टेटस वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड्स अपॉन ऑन पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पोजीशन ऑफ जो भी कैटेगरी है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ऑन फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी जंतु है जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं क्लैडिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन कहाँ पर है ब्रांचिंग पॉइंट वाली, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका कैटेगरिकल स्टेटस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये जो इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी है इसकी बात करते हैं। इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी नाम से क्या पता चल रहा है कि वो वाली टैक्सोनॉमी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करती है उसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी। क्योंकि डार्विन जो है, डार्विन
उन्होंने इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, ठीक है। तो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इसीलिए उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट था, डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ये सारी की सारी जो थ्योरी है इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी की, ये उसके ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन यूजुअली बेस्ड ऑन theories of theories of डार्विन। डार्विन की थ्योरी उसके ऊपर बेस्ड है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वैलिड टैक्सोन है वो डेराइव होता है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से ही सारे के सारे जो वैलिड जितने भी टैक्सोन है वो सारे के सारे कहाँ से डेराइव हो रहे हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप होते हैं सारे के सारे। फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन एंसेस्टर है वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स या फीचर उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है वो कॉमन एंसेस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही कॉमन करेक्टर रखें, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे कॉमन करेक्टर रखेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कॉमन करेक्टर शो ना करते हो, ठीक है। उसके बाद कॉमन एंसेस्टर बट not always not always not always show common ancestry। कॉमन एंसेस्ट्री नॉट ऑलवेज शो कॉमन एंसेस्ट्री, कि ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे हमेशा क्या करें, कॉमन एंसेस्ट्री शो ही करे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इस इवोल्यूशनरी थ्योरी का या इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी जो है इसका सबसे बेस्ट क्लास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो भी क्लासिफिकेशन हम करेंगे इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उसके कॉम्बिनेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसका जो फाइलोजेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग on the basis of phylogenetic relationship phylogenetic relationship and overall similarities and dissimilarities। and
सिमिलैरिटीज, ओवरऑल सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। टेक्सोनोमी में टेक्सा जो होते हैं वो मोर इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो इवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी है उसमें स्पीसीज से ज़्यादा जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी है उस ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा हम टेक्सा को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, टेक्सा इज मोर इम्पोर्टेंट than a species. टेक्सा इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ स्पीसीज। इसके अंदर सिंगल स्पीसीज से ज़्यादा टेक्सा को इम्पोर्टेंस दी जाती है इस इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद ना जो हमारी टेक्सोनोमी है, इस टेक्सोनोमी को अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से कि जो पुरानी वाली टेक्सोनोमी थी वो कैसे डील करती थी, नई वाली जो टेक्सोनोमी आई है अब नई, वो कैसे डील करती है, ये इस डीलिंग के बेसिस पर टेक्सोनोमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक क्लासिकल टेक्सोनोमी और एक नियो टेक्सोनोमी। नियो टेक्सोनोमी है, इसको एक नाम और दे देते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी। जो सबसे पहले वाले क्लासिकल टेक्सोनोमी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, ओनली डिस्क्रिप्शन, नेमिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पर बेस्ड थी, जिसमें हम ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते थे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि उसकी एम्ब्रियोलॉजी देख ली, ठीक है, उसके जेनाइटेलिया देख लिया, उसके एनाटॉमी देख ली और एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए। ये सारे के सारे जितने भी जो इजीली ऑब्जर्वेबल, जिसको हम एक ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं या कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें, कि जैसे जेनेटिक लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीन्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनकी होमोलॉजी देखनी पड़ेगी, क्या क्या उनके अंदर डाइवर्सिटी है वो देखनी पड़ेगी। ऐसे ज़्यादा मेहनत ना करते हुए ओनली जो ईजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो स्टडी करके क्लासीफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को, उसको बोल रहे हैं अपन क्लासिकल टेक्सोनोमी। सबसे पहले इतने एडवांस जो टेक्निक थी वो थी नहीं हमारे पास। अभी तो क्या है, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप हो गए हमारे पास। उन माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, उन ऑर्गेनेल्स की स्टडी करके हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को कि इसके अंदर ये वाला ऑर्गेनिज्म ही है, ये वाला ऑर्गेनिजम्स में ये वाला ऑर्गेनेल नहीं है, ये वाला ऑर्गेनेल है, वगैरह वगैरह। बट पहले तो नहीं थे, पहले तो ये सारे के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए हम इजीली जो ऑब्जर्व हो सकते थे सारे कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स स्टडी किया करते थे। तो उस आधार पर कि पहले कौन से वाले कैरेक्टर्स स्टडी किए गए उसको बोल दिया क्लासिकल टेक्सोनोमी। और अब नई वाली टेक्सोनोमी जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स का नंबर और बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे कि जेनेटिकल स्टडी, मोलिकुलर टेक्सोनोमी बोल दो इसको, या एक और होती है दूसरी वाली जिसको बोलते हैं साइटोटेक्सोनोमी, एक होती है कीमोटेक्सोनोमी। ये सारी की सारी क्या है, मॉडर्न टेक्सोनोमिकल टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम केमिकल्स की स्टडी कर रहे होते हैं कि हर एक ऑर्गेनिजम्स में कैसे केमिकल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जैसे साइटोटेक्सोनोमी, उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम की शेप, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, उसके आधार पर उनको डिवाइड कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी, मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी स्टडी के बेसिस पर उनको डिवाइड किया जाता है, वो वाली हो गई मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। तो ये कुछ एडवांस वाली टेक्सोनोमी थी जिनको अपन किस में इंक्लूड करते हैं, नियो टेक्सोनोमी में। नियो टेक्सोनोमी या एक नाम और दे देते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने टेक्सोनोमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। टेक्सोनोमी यूजुअली taxonomy is divided into two parts, ठीक है। सबसे पहला वाला क्लासिकल टेक्सोनोमी,
क्लासिकल टेक्सोनॉमी, वो टेक्सोनॉमी जो क्लासिकल टेक्निक्स पर बेस्ड थी उसको हमने बोल दिया क्या, क्लासिकल टेक्सोनॉमी। इसको एक नाम और दे देते हैं, ऑर्थोडॉक्स टेक्सोनॉमी। और क्या बोल देते हैं, ऑर्थोडॉक्स टेक्सोनॉमी या ऑर्थोडॉक्स टेक्सोनॉमी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी या ऑर्थोडॉक्स टेक्सोनॉमी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको हम रिलेट कर लेते हैं, इट इज रिलेटेड to the description naming, या और क्या हो सकता है, एंड क्लासिफिकेशन, of animals and plants on the basis of morphological features, classification of animals and plants on the basis of morphological features, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, या और क्या हो सकता है, जैसे रिलेटेड टू एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, या और क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इनके बेसिस पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं, उसको अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं तो वो किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, अपने क्लासिकल टेक्सोनॉमी में, ठीक है। और दूसरा वाला एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी या नियो टेक्सोनॉमी, ये तो हो गया अपना क्लासिकल टेक्सोनॉमी। दूसरा एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी या नियो टेक्सोनॉमी। जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनके बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया है। जैसे ये रिलेटेड किससे हो गई, जेनेटिकल स्टडीज, जेनेटिकल स्टडीज से रिलेटेड जितने भी है वो सारे के सारे क्या होंगे, जेनेटिकल या एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी में इंक्लूड किए जाएंगे। या और क्या हो सकता है, एंड जीन पूल। जीन पूल किसको बोलते हैं, तो जीन पूल एक स्पीसीज जो है, एक प्रॉपर एक स्पीसीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, एक एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उन एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म, उन सब के जीन को स्टडी करना, उन सब का जो जेनेटिक मटेरियल है
उसके अंदर कई सारे वेरिएशंस पाए जाएंगे। एक जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर वेरिएशन तो होना बहुत ही आम बात है, कॉमन सी बात है कि हर जगह जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी ज़रूर होगी। तो मतलब इतने सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है और उनके पास इतना सारा जीन है, तो उसको जीन ना बोल करके क्या बोल देते हैं, जीन का पूरा पूल बोल देते हैं, जीन का पूरा तालाब बोल दिया, ठीक है, जीन पूल, ठीक है। उस जीन पूल की स्टडी करना, या और क्या हो सकता है, जैसे ये क्या करते हैं, मतलब ये जो जेनेटिकल करेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, और भी अच्छे तरीके से जिनको हम अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, हेल्प टू डिस्टिंग्विश टेक्सा, जिन जिन स्पीसीज़ को हम मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिफरेंट नहीं कर पा रहे थे, उनके बीच में डिफरेंस हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, उनको हम जेनेटिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं कि इनके ये वाला जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ह्यूमन को भी ना अलग अलग स्पीसीज़ में डिवाइड, नई जैसे पुराने वाली स्पीसीज़ थी होमो सेपियंस, अभी नई वाली है, जो पुरानी वाली थी जैसे रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, निएंडरथल, ये सारे के सारे थे क्या, ह्यूमन ही तो थे, पर इनको अलग कैसे करें यहाँ से कि इनमें क्या करेक्टर्स अलग थे। तो इनमें एक तो हम ब्रेन की कैपेसिटी के बेसिस पर इनको अलग करते हैं कि ब्रेन की कैपेसिटी हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग थी। दूसरा हाइट के बेसिस पर अलग करते हैं। तो हाइट और ब्रेन जो है वो तो हमारे जो आसपास के इतने सारे ह्यूमंस, अभी जो मॉडर्न ह्यूमन पाया जा रहा है उनमें भी तो अलग अलग होती है। तो उनको फिर क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पीसीज़ में डिवाइड कर दें क्या हम? नहीं, पर इसी को अलग करने के लिए ना जेनेटिकल वेरिएशंस को स्टडी किया गया कि उनके अंदर क्या जेनेटिकल वेरिएशंस थी, उन सबको स्टडी करके और फिर पता लगाया गया कि वो थोड़े उनके अंदर जो जीन थे, जैसे कि शरीर पर कुछ जीन्स ऐसे थे जो उनके अंदर इवॉल्व हुए जिससे हम नए ह्यूमन डेवलप हुए हैं, ठीक है, नए ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है पुराने वाले से। तो उस चीज़ को, जैसे टीथ के जो थे वो उनके थोड़े टीथ लंबे हुआ करते थे, जो कैनाइन टीथ है थोड़े लंबे हुआ करते थे, हमारे थोड़े अब छोटे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये एक तो काम करता है लेमार्किज्म यहाँ पर, जिसमें लेमार्किज्म में क्या होता है, वो लेमार्किज्म कहता है कि जिस ऑर्गन को हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गन बड़ा होता चला जाता है या डेवलप होता चला जाता है, जिस ऑर्गन को हम यूज़ नहीं करते हैं वो ऑर्गन लगातार रिड्यूस होता चला जाता है। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है। तो जो ऑर्गन रिड्यूस होता जा रहा है उससे रिलेटेड जो जीन्स हैं वो जीन्स भी तो डीएक्टिवेट होते जा रहे हैं, उन जीन का भी कहीं ना कहीं मेजर रोल होता है उस ऑर्गन को डिसअपियर करवाने में, ठीक है। तो उस जीन की स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेल्प टू डिस्टिंग्विश टेक्सा। ठीक है, उसके बाद ना टेक्सोनोमी से रिलेटेड करंट जो भी कॉन्सेप्ट है, करंट और इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, रिलेटेड करंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं इसके, टेक्सोनोमी से रिलेटेड करंट एस्पेक्ट्स। करंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी से रिलेटेड करंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है। तो करंट एस्पेक्ट क्या क्या है, तो करंट एस्पेक्ट में दो करंट एस्पेक्ट्स हैं इसके टेक्सोनोमी से रिलेटेड। जो नए करंट एस्पेक्ट्स चल रहे हैं वो नए वाले दो हैं, कौन कौन से, एक तो बायोकेमिकल टेक्सोनोमी, बायोकेमिकल टेक्सोनोमी, और सेकंड वन है
साइटोलॉजिकल टेक्सोनोमी, साइटोलॉजिकल टेक्सोनोमी। ठीक है, दो हो गए। एक तो बायोकेमिकल टेक्सोनोमी। बायोकेमिकल टेक्सोनोमी वो वाली टेक्सोनोमी जिसके अंदर हम बायोकेमिकल्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे होते हैं और उस केमिकल स्टडी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, वो तो सारे हो गई बायोकेमिकल टेक्सोनोमी। दूसरा साइटोटेक्सोनोमी, जिसमें हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, उस साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंसेस है, जो भी डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, उन डिफरेंसेस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजिकल टेक्सोनोमी। ठीक है, दो टेक्सोनोमी, एक केमिकल टेक्सोनोमी, बायोकेमिकल टेक्सोनोमी सॉरी, और दूसरा साइटोलॉजिकल टेक्सोनोमी। तो पहला बायोकेमिकल टेक्सोनोमी, बायोकेमिकल टेक्सोनोमी में क्या कर रहे होते हैं हम बायोकेमिकल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, डील विद टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल एनालिसिस। ये वाली जो टेक्सोनोमी है ये डील करती है किसके साथ, डील्स विद टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स taxonomic characters obtained from biochemical analysis, वो वाले कैरेक्टर्स जो कि बायोकेमिकल एनालिसिस से हमें पता पड़ेंगे, उन सब को हम किस में इंक्लूड करेंगे, बायोकेमिकल टेक्सोनोमी में। बायोकेमिकल कौन कौन से हो सकता है, बायोकेमिकल्स लाइक एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स हो गए, और क्या हो गया, प्रोटीन्स हो गई, प्रोटीन्स, कोमा, हार्मोन्स हो गए, ये सारे क्या है, बायोकेमिकल्स है। इन बायोकेमिकल्स के एनालिसिस से इसके साथ साथ में और भी बायोकेमिकल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, हो गया, ये भी क्या है, बायोकेमिकल हो गया। साथ में और क्या है, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, ये भी हो गए क्या, बायोकेमिकल्स। और क्या हो सकते हैं, और शुगर्स, जितने भी शुगर हैं वो भी क्या है, सारे के सारे बायोकेमिकल्स है। तो बायोकेमिकल्स की स्टडी के बेसिस पर जो भी हमें करेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक वेरिएशंस मिल रही है, उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करना, उनको क्लासिफाई करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, बायोकेमिकल टेक्सोनोमी में। ठीक है, बायोकेमिकल टेक्सोनोमी। उसके अलावा और क्या होता है, जैसे प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और हर एक ऑर्गेनिजम्स में अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। हर एक प्रोटीन की सीक्वेंस के हिसाब से प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बेसिस पर और प्रोटीन के बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट करना ऑर्गेनिजम्स को, ये भी किस में आ रहा है, बायोकेमिकल टेक्सोनोमी में। डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनिजम्स on the basis of amino acid sequence,
अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड करते हैं हम? बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी में। तो अब हम इसका पूरा एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्कूल्स ऑफ मैक्रो टेक्सोनॉमी की बात कर रहे थे हम। स्कूल ऑफ मैक्रो टेक्सोनॉमी में 3 स्कूल्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले फेनेटिक्स, दूसरा क्लेडिस्टिक्स और तीसरा इवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी। फेनेटिक्स में हम क्या कर रहे थे? फेनेटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म को ये बता रहे थे कि वो एक मोनोफाइलेटिक लीनिएज शो कर रहा है, पर जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री शो नहीं करेगा। कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व नहीं हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद हम क्लेडिस्टिक्स पढ़ रहे थे। क्लेडिस्टिक्स जो है वो डील करता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारों में कॉमन एंसेस्ट्री वाले कैरेक्टर शो हो। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व होना शो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी, जो कि क्या बताती है कि इवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी जो है वो बेस्ड है डार्विनिज्म या डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व तो हुए हैं, पर साथ के साथ में उनके अंदर क्या डिफरेंट नए जीन्स डेवलप हुए हैं कि जिसके कारण उनके अंदर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने फिर रेप्टाइल्स और बर्ड्स को देख लिया था कि रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स कैसे डेवलप हुए हैं। ठीक है, वो सारा हो गया। उसके बाद हम देख रहे थे कि जो टेक्सोनॉमी है उसको मेजर 2 तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मोटा मोटा। वो कौन कौन सी? एक क्लासिकल टेक्सोनॉमी और दूसरा न्यू टेक्सोनॉमी या एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो है वो इजीली ऑब्जर्वेबल जो भी कैरेक्टर्स है जैसे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, उनके ऊपर बेस्ड है। उनके ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स हमें डिफरेंसेस मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स में, उन सब को हम स्टडी करेंगे किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे नियो टेक्सोनॉमी की। नियो टेक्सोनॉमी में हमने पढ़ा कि नियो टेक्सोनॉमी किससे डील करती है? जो नए वाले टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स है, जैसे कि जेनेटिकल स्टडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए? जीन्स की स्टडी करनी पड़ेगी। जीन्स में कोई ना कोई एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो या कोई ना कोई जीन सीक्वेंस का डिफरेंस हो। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला किस में हम करते हैं? नियो टेक्सोनॉमी या एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी में। क्लासिकल टेक्सोनॉमी को एक नाम और दे दिया था हमने, ऑर्थोडॉक्स टेक्सोनॉमी। इसके बाद करंट एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टेक्सोनॉमी। जो टेक्सोनॉमी जो है उसके अभी जो करंट एस्पेक्ट क्या क्या चल रहे हैं उसमें हमने 2 पार्ट देखे थे। एक बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी और दूसरा साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी वो वाली टेक्सोनॉमी जिसके अंदर हम बायोकेमिकल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, लाइक एंजाइम्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, शुगर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? बायोकेमिकल्स। ठीक है, इनकी जब स्टडी करके इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस पाए जा रहे हैं उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करना, ये किस में आता है? बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी में। दूसरा था साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी। साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में हम साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंस पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे थे। जैसे कि जो क्रोमोसोम है जिसमें मैन जो देखते हैं ना साइटोप्लाज्मिक टेक्सोनॉमी में, वो टेक्सोनॉमी में वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, और उसका जो नंबर है, क्रोमोसोम के नंबर जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कैसे वेरी कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।